हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। उत्कर्ष कहने का मतलब क्या हुआ? विकास। मतलब ये डेवलप कैसे हुआ। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लैंग्वेजेज, बहुत सारी भाषाएं हैं जो इंडिया में क्या है, बोली जाती हैं। तो जब हम इस चैप्टर को समझेंगे तो देखेंगे कि भारत में अलग अलग बोलियां जो है, जैसे मैथिली हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हिंदी तो ऑलरेडी चल रहा था। तो बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, तमिल हो गया, उनका विकास किस प्रकार से हुआ और उनको संरक्षण कौन से राजाओं ने दिया, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की संस्कृतियों का विकास किस प्रकार से होता है, उसको हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखिएगा तो इस चैप्टर में बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं, और उस स्टोरी में क्या है, एक मशहूर कहावत है। मतलब टीचर जी जो थे वो क्या कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उस पढ़ाने के क्रम में जो सर थे वो क्या बोल रहे थे कि एक मशहूर कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पानी का जो स्वाद है वो चेंज होते रहता है। उसी तरीके से ये क्या बोल रहे हैं कि 7 कोस पर क्या बदलता है, वाणी। वाणी मतलब बोली, यानी कि जो लोग बोली बोलते हैं वो बोली क्या हो जाती है, बदल जाती है। यह कहावत सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हैं सर ये क्या बोल रहे हैं। तभी मोहन, जो बहुत ही शानदार स्टूडेंट था, वो क्या बोल रहा है कि मास्टर जी आपने ऐसा क्यों कहा और इसका मतलब क्या है। तो मास्टर जी क्या बोलते हैं कि इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर जो है वो बदल जाता है, और हर 20-21 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग का मेन फोकस क्या होगा इस चैप्टर को पढ़ने का, ये होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा और साहित्य, कौन कौन से क्षेत्रीय भाषाएं हैं और उनका साहित्य क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, और कौन कौन से राजा जो थे वो इन साहित्यों को और इन भाषाओं को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यह समझना है कि क्षेत्रीय शक्तियों की जब बात करते तो है क्या। तो क्या बोला है कि गुप्तों की विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप 6ठी शताब्दी से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इसको समझते हैं। जैसे कह क्या रहा है कि गुप्तों की विशाल साम्राज्य के विघटन, हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या होता रहता है। मतलब स्टार्टिंग टाइम से वैदिक पीरियड से ही उठा करके अगर हम हिस्ट्री को देखें तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि बड़े बड़े साम्राज्य का वैदिक पीरियड के बाद, जैसे अगर भारत में पहला जो साम्राज्य बना था वो मौर्यों का था, तो मौर्य साम्राज्य हुआ। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां उभर करके सामने आते हैं। फिर एक नया साम्राज्य बनता है जिसे गुप्ता इंपायर बोलते हैं या गुप्त साम्राज्य बोलते हैं। गुप्त साम्राज्य भी क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद फिर छोटी छोटी शक्तियों के रूप में उभर करके आता है। हमारा जो भारत का नक्शा है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य, उसके बाद जब हर्षवर्धन की भी जब मृत्यु हो जाती है तो भी हर्षवर्धन का साम्राज्य और जो गुप्तों का साम्राज्य था वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और ये 3 भाग में बंटता है। मुख्यतः 3 जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। अगर वेस्ट साइड में देखिएगा तो वेस्ट साइड में कौन है, अगर हम वेस्ट साइड की बात करें, वेस्ट साइड में देखिएगा गुर्जर प्रतिहार हो गया। ईस्ट साइड में देखें तो वही जो साम्राज्य वो पाल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, और नीचे अगर देखेंगे साउथ इंडिया में तो राष्ट्रकूट वंश जो है वो क्या करता है, शासन करता है। तो ये क्या है, छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां जो है वो पूरा भारत का जो साम्राज्य है वो विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये गुप्तों के पतन के, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का क्या होता है, अभ्युदय का सिलसिला शुरू होता है। अभ्युदय का मतलब शुरू होता है, मतलब जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शक्तियां थी जो बड़े साम्राज्य के अंडर में, उनके भय से उसके कंट्रोल में था। क्योंकि बड़े बड़े जो साम्राज्य के राजा होते थे वो छोटे छोटे राजाओं को क्या कर देते, हरा देते थे और उनको अपने अंडर में ले लेते थे। लेकिन होता क्या है कि मान लो ये कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है और इसके सेंटर में क्या है, साम्राज्य का राजा है, ठीक है, इंपेरर है,
अब होता क्या है कि ये जो बड़ा बड़ा साम्राज्य वो अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करने लगता है, अपने में मिलाने लगता है। ये जो राजा जो प्रभावशाली हो गया वो धीरे धीरे युद्ध करके अपने आसपास के क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्रीय राजा हैं उनको आपस में अपने साम्राज्य में मिलाना चालू कर देता है, और इस प्रकार से साम्राज्य क्या होते जाता है, विस्तृत होते जाता है, बड़ा बड़ा होते जाता है। लेकिन जब ये सेंट्रल पोजीशन क्या हो जाए, वीक हो जाए, जब ये सेंट्रल पोजीशन क्या हो जाए, वीक हो जाए, यानी कि जो इंपायर का वो इतने बड़े इंपायर का जो राजा हो अगर वो कमजोर हो जाए, इनएफिशिएंट हो जाए, तो ये जो छोटे छोटे राजा जो इसके अंडर में क्या थे, बंधे हुए थे, इसके अंडर में आ गए थे हारने के भय से, अब वो क्या करने लगेंगे, अपना इंडिपेंडेंस ढूंढने लगेंगे। यानी क्या देखेंगे कि सेंट्रल पोजीशन क्या हो गया, राजा का कमजोर हो गया। तो जब सेंट्रल पोजीशन कमजोर हो गया तो हम क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, और इंडिपेंडेंट होकर अपने तरीके से रूल करना चालू कर देते हैं। तो एक तरीके से देखें तो क्या है कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो विघटित होकर के क्षेत्रीय शक्तियों में क्या हो गया, इसका उदय हो गया। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन नए राज्यों का अस्तित्व उभर करके सामने आया उनमें पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल आदि प्रमुख थे। यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से उभर करके सामने आते हैं, तो आते हैं पाल साम्राज्य, उसके बाद और कौन आते हैं, तो गुर्जर आते हैं, और कौन आते हैं, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। यानी कि साउथ इंडिया में देखेगा तो राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल साम्राज्य उभर करके सामने आता है, जबकि उत्तर भारत में देखिएगा तो कौन, पाल साम्राज्य हो गया, गुर्जर हो गया, ठीक है। ये कुछ जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो उभर करके भारतीय मानचित्र पे आती है। इन राज्यों के विषय में आप दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में क्या थे, पढ़े थे इनके बारे में। नए राज्यों का कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे ही सेंट्रल पोजीशन कमजोर होता है तो हम क्या देखते हैं कि जब क्षेत्रीय शक्तियां उभर करके सामने आती है तो वहां के लिटरेचर यानी कि वहां के साहित्य में, वहां की भाषा में भी क्या है, चित्रकला में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जहां बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया एवं अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में विकास के संकेत मिलते हैं, वही दक्षिण के राज्यों में तमिल, मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्व जो है वो प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाली शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू एवं हिंदी भाषा के विकास ने इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्रों में भी कालांतर में क्या है, अभूतपूर्व प्रगति हुई। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सेंट्रल पोजीशन पे जब राजा कमजोर होता है तो हम लोग देखते हैं कि राजा जो होता था, मान लो एक बड़ा सा इंपायर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले गुप्ता इंपायर की बात करें, गुप्त इंपायर की अगर हम बात करें तो गुप्त इंपायर में आप लोगों ने सुना होगा क्या, किसके बारे में, तो गुप्त इंपायर में आप लोगों ने सुना होगा नवरत्न के बारे में। विक्रमादित्य के दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। और नवरत्नों में क्या है, नवरत्न मतलब अपने अपने फील्ड के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति। जैसे अगर बात करें नवरत्न में कौन थे, कालिदास जो क्या है लिटरेचर से संबंधित थे, अमर सिंह थे, धनवंतरी थे चिकित्सा से रिलेटेड, वराह मिहिर जो एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता था, वारुचि, घटकर्ण, ठीक है, और क्या है वेला भट्ट हो गए, शंकु हो गए, और क्या है छपर्णक भी इन्हें बोला जाता था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे राजा थे, ये कुछ ऐसे अपने अपने फील्ड के महारथी थे जो क्या थे, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक हिस्ट्री में, क्या देखा है कि जो बड़े बड़े राजा होते थे, जो इंपायरर होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, वो क्या करते थे, अपने दरबार में अपने अपने फील्ड के महारथियों को बैठा करके रखते थे, उनसे किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन लेने के लिए सलाह लेते थे, ठीक है। या फिर अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटिंग करना जानता है, तो राजा क्या करता था, अपने दरबार में उसको रखता था और पेंटिंग करवाने का काम करता था अपने लिए, अपने राज्य के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि जब सेंट्रल पोजीशन क्या होगा, कमजोर होगा, तो एक बड़ा इंपायर जब क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, तो यहाँ इसके सेंट्रल पोजीशन में राजा के संरक्षण में जो भी क्या बोलते हैं कि
अपने अपने फील्ड के जो महारथी है, जैसे लिटरेचर से रिलेटेड, चित्रकला से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, ठीक है, या फिर किसी साइंस के फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से, उस कैपिटल से प्रस्थान कर जाएंगे और जहां पे जो क्षेत्रीय शक्तियां उभर करके सामने आई है, उन क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में जाकर के ये लोग क्या करने लगे, काम करने लगे, जिससे क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं वो क्या होती है, उभर करके सामने आती है, बढ़ती है। इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। ठीक है, अब देखो भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। यानी कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति का काल कब माना जाता है, तो उनकी उत्पत्ति का काल जो है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। कब माना जाता है बच्चों, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। अब देखो कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग भी क्या है, प्रशासन में किया जाने लगा। पहले क्या चलता था, संस्कृत चलता था, लेकिन संस्कृत के साथ साथ बहुत से ऐसे राज्य हुए जहां पे क्षेत्रीय राज्य हुए जहां पे संस्कृत के साथ साथ अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी क्या होने लगा, कार्य होने लगा। राजा जो है वो राजकीय जो कार्य, प्रशासनिक जो कार्य है वो अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी करवाने लगे। फॉर एग्जांपल तमिल में तमिल भाषा में, कर्नाटका वाला रीजन में कन्नड़ भाषा में, महाराष्ट्र वाले रीजन में देखेंगे तो मराठी भाषा में काम होने लगा। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ और जो विजयनगर साम्राज्य था वहां के राजा ने अपने यहाँ किस भाषा को प्रोत्साहित किया, तो तेलुगु भाषा को, और तेलुगु लैंग्वेज में यानी कि तेलुगु भाषा में ही बहुत सारे ऐसे साहित्यों का विकास करवाया। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन भाषा, बहमनी राज्य में मराठी जो है वो प्रशासन की भाषा रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी क्या किया, योगदान दिया। और उदाहरण स्वरूप अगर देखोगे तो बंगाल के एक शासक थे जिनका क्या नाम था, नुसरत शाह। उन्होंने क्या करवाया था, रामायण एवं महाभारत को बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया था। क्या करवाया था बच्चों, कि बंगाल के एक मुस्लिम शासक थे जिनका क्या नाम था, नुसरत शाह। उन्होंने क्या करवाया था कि रामायण एवं महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया। दिल्ली के शासकों ने भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को क्या मिली, पहचान मिली। और आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाते थे। यानी कि लैंग्वेज का टूटा फूटा जो रूप है उसे क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। जो एक खास क्षेत्र में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, जैसे बोली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिहार का एग्जांपल लेते हैं तो मगही क्या है, एक बोली है। ठीक है, मगही क्या है, एक बोली है। उसी तरीके से क्या बोलते हैं, अंगिका हो गई, वज्जिका हो गई, ये सब क्या है, बोलियां हैं जो अपने खास क्षेत्र में बोली जाती है। इसी अपभ्रंश से उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की क्या होती है, उत्पत्ति हुई थी। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी एवं तुर्की शामिल है। यानी कि उर्दू जो भाषा है उसमें बहुत सी लैंग्वेज शामिल है, जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, और इसमें हिंदी भी शामिल है। इसकी लिपि फारसी, यानी कि उर्दू की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही है। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना, और फारसी का जो विकास हुआ उसका पहला केंद्र कहां बना, तो वो बना बच्चों लाहौर। ठीक है, अब देखो उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये भी देखेंगे कि उर्दू भाषा जो ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स अपने यहाँ यूज करते थे उनमें देखोगे, और उर्दू जो था वो बोलचाल की भाषा थी। ऑफिशियल जो जैसे क्या बोलते हैं, मुगल एम्पायर हो गया तो फारसी लैंग्वेज में क्या करता था, काम करता था अपना। लेकिन बोलचाल की जो मुख्य भाषा होती थी वो क्या होती थी, उर्दू होती थी। इसके दो कारण थे। पहला था कि विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वह उर्दू कहलाई। यानी कि हम लोग देखें कि एक राजा जो होता था वो अपने आर्मी में बहुत से लोगों को रखता था, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को रखता था। तो उन भाषा बोलने वाले जो आर्मी है जब आपस में मिलेंगे, जो सैनिक है वो आपस में मिलेंगे, तो वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो इससे मिला जुला एक नया भाषा की शुरुआत हुई जिसे क्या बोला गया, उर्दू बोला गया। उर्दू का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिविर या खेमा। दूसरा, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में क्या हुआ, उर्दू का विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे और संपन्न बनाया, और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेखता एवं हिंदवी नाम दिया और इसमें काव्य रचना की। खुसरो की रचना का एक उदाहरण है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भई चहु देश। यानी कि ये कुछ क्या है, अपने तरीके का रचना है। किसने लिखा है? खुसरो ने लिखा है। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। यानी कि उत्तर भारत में उर्दू कहलाई, लेकिन वही उर्दू भाषा दक्षिण भारत में क्या कहलाती है? दक्कनी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्कनी भाषा। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदी या दक्कनी कही जाती थी और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लगी। यानी कि उर्दू को अगर देखें तो बड़े पैमाने पर यूज करने का श्रेय किसे जाता है? मुगलों को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? मुगलों को जाता है। हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी से है। यानी कि अगर हम बोले हिंदी बोले, हिंद बोले, हिंदवी बोले, हिंदुस्तान बोले, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो बहने वाली नदी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु से हिंदूस करते करते क्या बन गया? इंडिया भी उसी तरीके से आया था ये जो वर्ड है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही क्या है? संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। और हिंदू से ही क्या बन गया? हिंद बन गया। ईरान के लोगों ने जब इस शब्द के इक प्रत्यय लगाया तब वो हिंदिक बन गया। इसका अर्थ हो गया हिंद का। तभी से हिंदी की भाषा हिंदी कही जाने लगी। और सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख है जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं इसी काल में संस्कृत में ही रही। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे एक याद करने वाली बात यह हो जाती है कि जो हेमचंद्र सूरी जो है, हेमचंद्र सूरी जो है वो किस साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था? तो वो था जैन साहित्य। तो याद रखना है हेमचंद्र सूरी किससे रिलेटेड है? जैन साहित्य से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा नामक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य लिखा गया और इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नाम की राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। और इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सी पहेलियां की रचना की जो आज भी प्रचलित है। उनमें से एक पहेली नीचे दी गई है, जैसे तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता का पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी अमीर खुसरो जो कहे अपने नाम न बोली नी गोरी। ठीक है, तो ये पहेली है, आप पूछते रहिए, इसका मतलब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखो गद्य साहित्य और इतिहास लेखन कला का भी इस युग में क्या हुआ? विकास हुआ। जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ और एसामी इस युग के क्या थे? प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके विषय में आप पाठ 2 और 3 में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था। जिया नकशवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तोता एक ऐसी वीरहनी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था और जिसका जिया नकशवी ने क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। और सल्तनत काल में भी अगर देखें बच्चों तो हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें मुगल काल में क्या आई? तेजी आई। और इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में क्या होने लगा? विकसित होने लगा। और सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय यह विकास के शिखर पर था। यानी कि सबसे ज्यादा हिंदी को अगर संरक्षण और बढ़ावा देने वाला मुगल रूलर की बात की जाए तो वो कौन था बच्चों? अकबर था। और 16वीं 17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीतमय काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानियों का क्या है? काफी प्रयोग होता है। इसी समय अगर देखा जाए बच्चों तो अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत पर बांग्ला में अनुवाद किया और इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई, जिसके ऊपर क्या एक मूवी भी बनी थी, पद्मावत मूवी। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान एक खाना थे जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदी में बहुत से दोहों की रचना की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में क्या है? प्रचलित है और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित कुछ दोहे उदाहरण इस प्रकार है, जैसे रहीमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होए, जिन हित अनहित या जगत में जान पड़े सबको। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रहीमन विपदा तू भली, यानी कि रहीमन जो है, रहीम खान है खाना, क्या बोल रहे हैं कि विपदा को ये भली बता रहे, अच्छी बता रहे, जिससे क्या है
ये थोड़े दिन के लिए तो आती है, लेकिन हमारे जगत में हमारे ये जो संसार है उसमें कौन हमारे अपने हैं, हित हैं, और कौन अनहित है वो कब पता चलता है, विपदा में ही पता चलता है। तो ये उनकी क्या था, दोहा था वही। उसी अगर दूसरा दोहे की बात करें तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कि होए, रहीमन बिगड़ी दूध के, मथे न मक्खन होए। यानी कि बिगड़ी बात बने नहीं, जब बात बिगड़ जाती है तो बनती नहीं, और लाख करे कि होए, कुछ भी कर लो। और यही बता रहे हैं कि अगर दूध फट जाए तो मथने पे वो क्या है, मक्खन नहीं होता है। तो ये बताने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ रहीम के क्या थे, दोहे थे। उस किस समय की बात है, मध्यकालीन इतिहास की बात है, ठीक है। मध्यकालीन समय में ये जितने भी रचनाएं हैं कब की है, मध्यकालीन भारत की है, मध्यकालीन समय की है। अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुई। उनके शासनकाल में देखा जाए तो तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस अवधी भाषा में की थी, जिसके नाम राम थे, जिसके नायक कौन थे, राम थे। इसी समय मुगल सम्राट हिंदू राजा ने क्या किया था, आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। कवि सूरदास द्वारा इस भाषा में लेखन महत्वपूर्ण योगदान था, ब्रज भाषा में। दक्षिण भारत में अगर बात करें बच्चों तो मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में ही हुई थी। महाराष्ट्र में देखें तो एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को क्या किया था, काफी विकसित किया था। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार राज्य में अनेक भाषाओं का क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती है और कुछ का स्वरूप स्थानीय है। हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो मध्यकाल में बहुत सी ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की। बिहार के चंदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। और अगर बात करें देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही, भोजपुरी का उद्भव हुआ, जिसका उर्दू के विकास में क्या है, उर्दू के विकास में भी क्या रहा है, इन भाषाओं का योगदान रहा है। बिहार अगर बात करें और तो बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया है, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें तो उदय जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ। और अगर बात करें प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे तो विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये भी याद रखना है कि जो विद्यापति जी थे वो किस भाषा के रचनाकार थे, तो मैथिली भाषा के। उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी, जो जनमानस को गहराइयों तक क्या करती है, प्रभावित करती है। विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी, ये क्या लिखते हैं कि बड़ सुखसार पाओल तू तीरे, छोड़ित निकट नयन बहु नीरे। इन्होंने ये गंगा नदी के बारे में इन्होंने लिखा था। इसी तरह प्राचीन काल से अगर बात करें तो चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण किया, और यानी कि मगध क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा को क्या बोलते हैं, मगधी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो पटना हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा चलती है, यहाँ तक कि नवादा वाला जो भी एरिया है वहां पे भी कौन सी भाषा चलती है, तो मगधी भाषा ही चलती है। कौन सी चलती है, मगधी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा, ये मगध के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसको मगधी बोला गया। और ये क्या है कि मगही का रूप धारण किया, और इसके अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियां भोजपुरी हो गया, बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति देखा जाए बच्चों तो ये भी क्या है, लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। तो भोजपुरी भाषा का विकास कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में क्या है, प्रचुरता में उपलब्ध है। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे, जिन्होंने दोहे धर्म निरपेक्षता पर आधारित होते थे। इनका दोहा जो होता था वो धर्म निरपेक्षता पर आधारित होता था। इस तरह उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं में उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कौन से प्रदेश का, बिहार का, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।